नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम बड़बोले बाबा में। जी हाँ, बाबा रामदेव लोगों को योग सिखाते सिखाते कुछ ज्यादा ही बड़बोले हो गए हैं। इन दिनों वो योग शिक्षा भूलकर राजनीतिक बयानबाजी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। बाबा के बयान ऐसे कि उसे सुनकर बदजुबान नेता भी शर्मा जाए। बाबा भले ही चुनाव न लड़ रहे हो, लेकिन हाँ, उनके बोल चुनावी बोल से भी बढ़कर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पर कालेधन से शुरू हुआ उनका हमला अब सारी हदें तोड़कर ओछी बयानबाजी पर उतर आया है। बाबा ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए यहां तक कह डाला कि राहुल दलितों की बस्तियों में हनीमून मनाने जाते हैं। तो बाबा रामदेव के राहुल गांधी पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद देश भर में बाबा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी के दलितों के घर हनीमून पिकनिक मनाने जाने वाले बाबा के बयान को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा के इस बयान को लेकर देश में कई जगहों पर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। बाबा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने माफी भी मांगी। राहुल गांधी की तरह, और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही। और उसकी मम्मी कहते मेरा मुन्ना, तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। आदरणीय राहुल गांधी या दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था। और ये सत्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी दलितों के घर में जाकर के फोटो खिंचवा करके एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में, एक पिकनिक या टूरिज्म के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। उतना ही हमारा कहने का अभिप्राय था, यदि हमारे उस शब्द के प्रयोग से किसी भी समाज की, खास करके दलित समाज की यदि भावनाएं आहत होती है तो उसके ऊपर मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। तो इस अहम विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवा तो हमारे साथ में अमरनाथ शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी सलामत अली जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सलामत जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करूंगा मैं अमरनाथ शर्मा जी आपके साथ। इस तरह का बयान, और खास करके क्योंकि कहीं ना कहीं रामदेव बाबा जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ही कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने एजेंडे में ये जरूर कहा है कि अगर काला धन लेके आते हैं तो मैं खुलकर अपना समर्थन दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले रामदेव बाबा अगर इस तरह का बयान देते हैं तो क्या इसका बुरा असर भारतीय जनता पार्टी पर होगा? प्रशांत जी, ऐसे कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी जी जानबूझकर की हो जी या अनजाने में की हो, जी कोई भी पार्टी के आदमी ने की हो, जी वो गलत है। जी मोदी जी के भी कई चैनल पे इंटरव्यू आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करता है जी
जानबूझकर करता हो, अनजाने में करता हो जी। या जबान फिसल जाती है, वो गलत है। जी सबको अपने पर काबू रखना चाहिए। जी जब आदरणीय रामदेव जी ने कहा कि भाई मेरे से जो मेरा तात्पर्य था ये नहीं था, जी उसके बावजूद भी अगर मैंने किसी को भी ठेस पहुंचाई हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, जी तो मेरे ख्याल में वो विषय वहां पर समाप्त हो गया था। जी अब एक तरफ तो ये है कि आदमी गलती स्वीकार करता है जी कि मेरा तात्पर्य ये नहीं ये था, वो क्लेरिफिकेशन भी देता है, जी खेद व्यक्त करता है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर राजनीति हो रही है। जी अलग अलग लोग उसी के बयान को पकड़ कर बैठे हैं। जी एक तरफ तो ये आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ जी आपने कश्मीर के फारूक शेख जी का भी बयान सुना है, फारूक अब्दुल्ला जी का, सॉरी, उनका बयान सुना आपने? जी क्या बोले वो? आज तक खेद नहीं आया, बोटी बोटी कर दूंगा, उसका भी तक कोई खेद नहीं आया। जी ममता बनर्जी ने क्या बोला? लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बोला? ममता बनर्जी के मिनिस्टर ने क्या बोला जी कि एक भी बांग्लादेशी को वापस किया तो मोदी को यहाँ पर बीजेपी वालों को टांग रखने नहीं देंगे यहाँ पर। जी ये कौन सा बयान है बताइए मुझे। यानी एक तरफ जो बयान देता है रामदेव जी दो या और कोई दो, अपनी खेद व्यक्त करता है जी कि भाई मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, जी और दूसरी तरफ सारी पार्टियां जी और इंटेंशनली बोल रहे हैं, जी कोई खेद नहीं, कोई माफी नहीं कि भाई हमारे से गलती हो गई, जी जानबूझकर बोल रहे हैं। लेकिन आप कौन सी राजनीति चला रहे हो? लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे सलामत जी कि शायद राजनीति ने मर्यादा, बयानबाजी की जो मर्यादा, इसको लांग दिया है, और इस कदर लांग दिया है कि अब उसको रिवर्स लेना या उसमें रिकरेक्शन करना हद के बाहर हो चुका है। ये वक्त का तकाजा है या सिर्फ अपना एक इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इस तरह की बयानबाजी पार्टियों के द्वारा आ रही है? प्रशांत जी, सबसे पहले ये चीज़ हमको समझनी होगी कि जिस तरह से जो बयानबाजी आ रही है, क्या उसकी ज़रूरत थी? क्योंकि बाबा रामदेव की यदि बात की जाए तो योग गुरु है बाबा रामदेव, उन्हें कहीं ना कहीं यदि वो किसी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, अपनी ओर से यदि किसी पार्टी को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी पीएम के कैंडिडेट को अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो बेशक कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए रामदेव की, तो वो समर्थन के अलावा जिस तरह से बाकी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, उसके अलावा जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी वो करने लगे शादी को लेकर, राहुल गांधी की शादी को लेकर, और साथ ही साथ ये कहना कि दलित के घर जाकर हनीमून करने के लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ज़रूर जिस तरह से उन्होंने वो बयान दिया है, उनसे कहीं ना कहीं बाबा रामदेव की भी इमेज खराब हो रही है। और शायद यही वजह है कि बाबा रामदेव के माफ़ी मांगने के बाद भी शंकराचार्य का बयान आता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि बाबा रामदेव को अपनी जुबान बंद करनी चाहिए और सिर्फ अपनी दुकान चलानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं खेद जो है, हालांकि माफ़ी मांग लेने से चीज़ें नहीं संभलती है, ये कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए। और साथ ही साथ राजनीतिक यदि वो बयानबाजी कर रहे हैं तो राजनीति में काफी कुछ सोच समझकर बयानबाजी की जाती है। इस तरह नहीं होता कि आप मैदान में आए, आपने कुछ बोल दिया और उसके बाद आप 2 घंटे के बाद आकर या फिर 2 दिन के बाद आकर आप माफी मांग लेते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिए गए बयान से लोगों को आहत होती है, लोगों को ठेस पहुंचती है, और फिलहाल वही चीज हो रहा है। दलित समाज के लोगों को ठेस पहुंची है जिस तरह से बाबा रामदेव ने जो बयानबाजी की है। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त बात की है यहाँ पे। लेकिन शर्मा जी, सबसे अहम बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी है, खेद जताया, यानी आप किसी की भी बेइज्जती करो या गाली गलौज करो और उसके बाद आप माफ़ी मांग लो, बड़ा आसान सा रास्ता है सिर्फ माफ़ी मांगना या खेद होना। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात नहीं, यहाँ पर्सनल लेवल पे टारगेट किया गया है, सीधा सीधा। प्रोफेशनली अगर एक हेल्दी कंपटीशन होता है जिसमें आप मुद्दों के सहारे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा पर्सनल अटैक हो रहा है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप एक आदमी जिसने गलत बात करी जी, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा इंटेंशन ये गलत करने का नहीं था जी, और मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ जी, फिर भी उसकी गलती की सजा इलेक्शन कमिश्नर ने लेकिन दी। सर ये तो लोग रिएक्शन कर रहे हैं सर, हर जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं सर। जी सुनिए जी, इलेक्शन कमिश्नर ने उनको सजा दी जी, कि आप लखनऊ में कुछ भी आपका योग शिविर नहीं लगा सकते, बराबर है।
आदमी खेद प्रकट करता है, गलती मानता है कि मेरा इंटेंशन नहीं था, आप क्लेरिफाई करता है, उसको सजा भी भुगतनी पड़ रही है। जी एक तरफ तो ये पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, जी दूसरी तरफ पिक्चर क्या है कि फारूक अब्दुल्ला क्या करते हैं कि मोदी को वोट देने वाले सब के सब समुद्र में डबो दिया जाए। जी अगर हिंदुस्तान की 40% पब्लिक मोदी जी को वोट करती है तो क्या 40% हिंदुस्तानियों को समुद्र में डुबो देंगे फारूक अब्दुल्ला? जी और वो आदमी खेद भी नहीं प्रकट कर रहा है, जी वो आदमी माफी भी नहीं मांग रहा है, जी वो आदमी ये भी नहीं बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई। जी लालू प्रसाद यादव, लेकिन ये सुनो ना सर, जी वो बोल रहा है इसको तो कसाई भी नाम छोटा है। जी ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है तो क्या? आपको अधिकार था आवाज ममता उठाने बनर्जी ने क्या का सर, किया? आपको आवाज था, बीजेपी को पूरा हक था। यदि अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो वो खुलकर मीडिया के सामने और बयान और अपील करे कि वो माफी मांगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है ऐसा सर। है कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो जी कि आपको हक था, तो जी। उधर कांग्रेस को भी हक था, जी। उधर सबका को भी हक था, जी। बसपा को भी हक था। जी। उन्होंने अपने हक का जो करना था किया ना जी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया, जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई, जी। जितनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए थे कर रही है ना। जी कहीं ऐसा तो और नहीं है उसकी शर्मा जरूरत जी, नहीं थी। एक सॉफ्ट जब कॉर्नर अब एक भी है, आदमी को- एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका अब भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से रामदेव बाबा काफी क्लोजली अटैच है। क्या ये एक सॉफ्ट कॉर्नर बेनिफिट नहीं, ऑफ डाउट आप अगर- उनको दे रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट देने के बाद अगर वो खेत जताते तो एक्सेप्टेबल है? नहीं, ऐसा कोई भी आदमी गलत स्टेटमेंट देता है, जी। हम उसका विरोध करते हैं। जी। आपको पहली लाइन मैंने उधर से शुरू की थी। जी रामदेव जी ने भी गलत किया, जी अब राम उस गलती की सजा फांसी तो नहीं है ना। जी इलेक्शन कमीशन ने उनको लखनऊ आने पे रोक लगा दी, जी लखनऊ में कोई कार्यक्रम करने में रोक लगा दी, तो हो गया ना, उनकी सजा मिल गई ना उनको। यानी सजा मिल गई है। हाँ, अभी लेकिन- और क्या चाहिए मुझे लेकिन- बताइए। लेकिन और सर, सुनो सर ये पार्टी और लीडर, मैं आदमी- राहुल गांधी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात आदमी कर रहा हूँ आदमी सर, ने मैं उन दलित वर्ग की बात कर रहा हूँ जिनका यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट में जिक्र किया है सर। मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ, उस समाज में काफी आक्रोश है, ना कि राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पे इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये वो समाज के लोग हैं जो काफी आक्रोश है उनमें, और जो दिख रहा है सर, इसके लिए क्या है? प्रशांत जी, उन्होंने अपनी गलती का खेद प्रकट कर लिया, जी इलेक्शन कमीशन ने उनको सजा दे दी। जी अब ये जो हो रहा है ना, जी ये राजनीति हो रही है। जी ये कुछ लोगों के साथ में अलग व्यवहार, जी कुछ लोगों के साथ में अलग व्यवहार, ये ठीक नहीं है। चलिए ये ठीक नहीं है। लाल- चलिए क्या सही यहाँ पे जी मैं सलामत बोलना चाहूंगा, जी यहाँ जी पे मैं प्लीज। ये कहना चाहूंगा कि हालांकि जब भी कोई गलती होती है या जब भी राजनीति में कोई ऐसा कदम उठा लिया जाता है जी। जिसकी वजह से ये लगने लगता है कि अब कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा, तो ये कह दिया जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है। जी। ये एक चीज मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जी। दलित समाज के जो लोग जो पुतला जला रहे हैं, जो रास्तों पर उतर गए जी। हैं, जो बाबा रामदेव के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं, ये किसी राजनीति से नहीं जुड़े हैं। ये वो दलित समाज के लोग हैं जिनको ठेस पहुंची है। यहाँ पर कोई राजनेता सामने नहीं आया है, यहाँ पर वो दलित लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है, जिन्हें कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के उस बयान से ठेस पहुंची है। जी चलिए शर्मा जी, क्या जवाब रहेगा इसका? सर, मैं वापस वही कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, एक आदमी ने जो जाने अनजाने में गलत स्टेटमेंट दिया, जी फिर उसकी खेद प्रकट की, जी उसको जो उस समय जो सजा अपने कानून में लिखी है जी। वो सजा मिल गई। जी उसके साथ में तो आप अलग में से प्रश्न पूछ रहे हैं जी या पार्टी से पूछ रहे हैं, जी पर जो लोग, जी उनको तो सजा भी मिल गई, उन्होंने माफी भी मांग ली, खेद भी प्रकट कर लिया। जी हम भी बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लोगों की मांग है, दलित समाज की मांग है, उन्हें जेल के पीछे डाला जाए। हाँ, एट्रोसिटी के एक्ट लगे उनके ऊपर। अगर ऐसा कानून में जी अगर जो जो प्रावधान होने चाहिए जी उन पे लगेंगे। इतने सारे एफआईआर दर्ज हुए जी हैं, अगर कानून में जो बैठता होगा वो करेंगे, क्योंकि जो आदमी गलती करेगा जी। वो उसकी सजा भुगतेगा। जी प्रशांत जी, रूल जी, ऑफ सलामत जी, रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए एक है ना, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है और सामान्य आदमी के लिए। आम आदमी के लिए भी है। जी अगर रूल ऑफ लॉ रामदेव जी पे एप्लीकेबल है तो फारूक अब्दुल्ला पे नहीं है क्या?
बिल्कुल है जी, लेकिन ये बशर्ते- मैं यहाँ जो पे आदमी रोकना बोटी चाहूंगा। मैं बोटी ये करके चीज बोलता है। ये चीज फारूक कहना अब्दुल्ला चाहूंगा का बयान कि सर, फारूक फारूक अब्दुल्ला अब्दुल्ला का जिस जो तरह से बयान है किया सर, था, जी। ये व्यक्तिगत सिर्फ नरेंद्र मोदी को कहा है। पर ये सही है क्या? किसी समुदाय को नहीं कहा है उन्होंने, यहाँ समुदाय का जिक्र नहीं मुझे किया ये गया। बताइए, गलती तो गलती है। मुझे अगर तो एक अगर फारूक अब्दुल्ला ने गलती की है, मैं तो चाहूंगा कि आपके जो प्रवक्ता है मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहिए या फिर प्रकाश जावड़ेकर साहब कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और खुला उन्हें ये कहे कि भाई आप माफी मांगिए, आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। प्रशांत जी, इसके अलावा एक चीज ये मैं याद दिला दूं कि बीजेपी की ओर से एक फिल्म रिलीज की गई है जो रॉबर्ट पूरा वाड्रा का पूरा की। रॉबर्ट वाड्रा पर है। व्यक्तिगत टिप्पणी की जहां तक बात आती है, नरेंद्र मोदी की यदि बात की जाए या फिर बीजेपी के तमाम वो नेताओं की बात की जाए, वो लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों जरूर लेते हैं। राहुल गांधी की यदि बात की जाए तो उन्हें पप्पू और उन्हें शहजादे के नाम से नवाजा जाता है। वहीं सोनिया गांधी की यदि बात की जाए तो इटालियन महिला के नाम से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी चलती रहती है। यहां पर गलती ये हुई है कि बाबा रामदेव ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते लेते उन्होंने दलित समाज के लोगों को ठेस पहुंचाई है। यहां व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से समंदर में डूब जाने की जो बात की गई है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सलाह देने की काम जो है वो उन्होंने किया है कि यदि कोई नरेंद्र मोदी को वोट देता है तो उन्हें समंदर में डूब जाना चाहिए। यह सलाह बीजेपी की ओर से भी इस तरह के बयानबाजी जो है होती रहती है, लेकिन किसी समाज को टारगेट नहीं किया गया है। यहां पर सीधे सीधे बात यह है, मुद्दा यह है कि बाबा रामदेव ने दलित को टारगेट किया है, जिससे कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग आहत हुए हैं। यहां पर कोई राजनेता मैदान में नहीं आया है, बल्कि वो तमाम जो दलित लोग हैं वो मैदान में आए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को चप्पल और साथ ही साथ कालिक से उन्हें जो है सम्मानित किया। ये कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी। यदि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने माफी मांग ली और उन्हें लखनऊ में आने से रोक दिया गया है, तो ये उनके लिए सजा है। क्या यदि इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से किसी नेता ने की होती तो क्या आप इतने से संतुष्ट हो जाते कि उन्हें लखनऊ नहीं भेजा जाएगा और उन्होंने जो है वो माफी मांग ली है? क्या इससे आप संतुष्ट हो जाते? शर्मा जी, कांग्रेसियों ने तो बहुत सारी बातें की है और हमारे पास में संतुष्ट होने के अलावा चारा क्या है? एक बात, बोटी बोटी काट देंगे, वो कांग्रेस ही था ना कोई, जी जी जी, कांग्रेस का ही विधायक था, उसके ऊपर एक्शन लिया। जी, बीजेपी ने क्या किया? संतुष्ट हो गई। जी, फारूक अब्दुल्ला ने जी, 40, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40% वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पिछली बार भी 16 मई को मिले, पता चलेगा सर, हम नहीं कह सकते। पिछली बार भी तो 26-28% वोट मिले थे। तो 28% हिंदू समाज को समुद्र में डाल देना चाहिए अगर फारूक अब्दुल्ला की बात है। और उसने खेद भी प्रकट नहीं किया, कोई भी पार्टी का बयान नहीं आया। दूसरा, ममता बनर्जी का एक मिनिस्टर बोलता है, आपका ये सवाल है शर्मा जी कि कांग्रेस खेमे से अगर बयानबाजी आती है तो इस तरह की बातें क्यों नहीं होती है? माफी क्यों नहीं मांगी जाती आपके हिसाब से? अरे कम से कम खेद तो प्रकट करो कि हमने, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। बीजेपी एक्सपेक्टेड कर रही है कि अगर कांग्रेस अपनी गलतियों को अगर वो माफी मांग ले तो फिर आप भी अपनी गलतियों की माफी मांगोगे? पहले ही मांग रही है ना। अच्छा चलिए, पहले मांग रही है। चलिए, जो भी ऐसा काम करता है गलत है और हमारे अभियान को नुकसान पहुंचा रहा है। जी, चलिए, आपके अभियान का क्या कुछ होगा यहाँ पर हम चर्चा जरूर करेंगे, और क्यों बड़बोले हो गए हैं बाबा रामदेव बाबा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हमारी चर्चा जारी रहेंगी अपने मेहमानों के साथ में एक छोटे से ब्रेक के बाद। जलवागार है, काबिले तारीफ है, जो सुना था उससे बढ़कर पाया है। तू करामाती है, तू सच्चा पीर है।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में इस विशेष शो बड़बोले बाबा में। आखिर क्यों रामदेव बाबा जो है ये बड़बोले हो गए, सीधे जानते हैं अमरनाथ शर्मा जी। क्या रामदेव बाबा का ये बयान, विवादास्पद बयान जिसके ऊपर इस तरह का रिएक्शन, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो रायबरेली में जो चुनाव मैदान में उतरी है और बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है, नरेंद्र मोदी के हर सवाल का जवाब दे रही है, क्या ये दो चीज बीजेपी पर बैकफायर करेगा? 3 चरणों के चुनाव अब भी बाकी है। नहीं, मुझे लगता नहीं है जी, क्योंकि ज़्यादातर जो गलत बयानबाजी आ रही है जी, अभी आप देखो पिछले 2 दिन में सारी पार्टियां एक हो गई हैं। जी, सपा, बसपा, ममता, सब पार्टियां। जी, जी, और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, जी, घबरा गए हैं। जी, इसलिए तो बोलते हैं कि भाई हम थर्ड फ्रंट को समर्थन दे देंगे, जी, हम कांग्रेस से समर्थन ले लेंगे। एक इनको सांप्रदायिक शब्द मिल गया है, जी, तो सारे लोग, अरविंद केजरीवाल भी बोलने लग गया है जी, कि भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा जी, सांप्रदायिक है। अगर भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिक है जी, तो इतने सारे धरने सांप्रदायिक मुद्दे पे देते, जी, सारा पूरा उनका राजनीतिक कैरियर तो भ्रष्टाचार मिटाने में लगाया। अब उनको अचानक भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिक दिखने लग गया। जी, अरे तो फिर आप सांप्रदायिक मुद्दे पे भी 2-4 धरने देते। जी। तो अब सबको साफ होने लगा है। लेकिन आप हो, सपा हो, बसपा हो, ममता हो, लालू हो, सबको समझ में आ गया है जी, कि ये नरेंद्र मोदी जी की जो सुनामी है, जी, 16 मई को हम सब बह जाएंगे, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर लेकिन सलाम और चाहिए, इसलिए सवाल यहाँ पर। सुनो प्रशांत जी, इसलिए बोलिए। सारे के सारे लोग एक से बढ़कर ये एक। मुझे ऐसा और लग एक रहा है, दूसरी आप- बड़ी आप बात, मेरे ख्याल से शर्मा जी आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। नहीं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, हकीकत बता रहा हूँ मैं। जी, मुझे बताइए जी, लालू प्रसाद यादव ऐसा क्या तो बोल रहे नहीं हैं? है सुनो कि- सुनो, जी, ममता क्या बोल रही हैं? जी। आप चलिए मैं क्या सब, बोल- आपने कहा और- कि सब और- कुंभा एक और तरफ आ गया है, आप एक- अकेले हो। एक और भी बात है, इसके पीछे एक और जी, भी बात है। जी, सबको लगने लग गया है जी, कि अगर हम कोई भी मोदी जी के विरोध में एक लाइन बोलेंगे जी। तो दिन भर टीवी पे दिखाई देंगे। तो एक ये भी एक चलिए, तरीका आ गया चलिए, यहाँ पे कि सलाम मोदी जी, जी के एक reaction नाम आपके से पास ही है। टीआरपी इतनी बढ़ जाती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि एक चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि यदि क्रिकेट की बात की जाए या फिर स्पोर्ट्स की बात की जाए, क्या अकेला एक सिंगल खिलाड़ी पूरी मैच जीत सकता है?
मेरे ख्याल से जवाब ना ही होगा, क्योंकि जब तक 11 प्लेयर नहीं आएंगे टीम नहीं बनेगी, और टीम नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है मैच नहीं जीता जाएगा। और उसी तरह से राजनीति में भी ये चीज़ चलती है। राजनीति में भी जिस तरह से जोड़ तोड़ की जो राजनीति चलती है, जिस तरह से नंबर्स का जो गेम चलता है, उसमें कहीं ना कहीं सिंगल पर्सन कभी भी विजेता नहीं बन सकता है। फिलहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी को आगे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से हो गई है। और वो कहीं ना कहीं 16 मई के बाद शायद सभी को पता चलेगा कि मोदी को जिस तरह से आगे करने की कोशिश की गई थी, उससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर नुकसान की बात की जाए, चलिए मैं तो चाहूंगा अमरनाथ शर्मा जी कि आपका सपना, आपके पार्टी का सपना और शायद नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा हो, कामना हम जरूर करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस सपने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है, जिस प्रकार से आप जो ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि यदि अगर हम 272 का आंकड़ा छू लेंगे या 200 से ज़्यादा भी होगा तो हमारी सरकार बन जाएगी। मान के चलिए अगर इसके विपरीत होता है या बीजेपी 150 तक का आती है या 125 तक का सीटें आती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर तो समर्थन आपको थर्ड फ्रंट से नहीं मिलना है। तो ऐसे में क्या फिर राजनाथ सिंह की भूमिका क्या रहेगी? यहाँ पर बड़ी अहम रहेगी, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि किटली तो ज़रूर गर्म है लेकिन चाय ठंडी है। प्रशांत जी, पहले मैं सलामत जी की बात का उत्तर दे दूं। जी ये जो एक आदमी वाला जो है ना, कांग्रेस का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जी आप अपनी वक्तव्य रख रहे हो, वो कांग्रेस का एडवर्टाइजमेंट वही आ रहा है जी, लेकिन क्या वो सही है? प्रशांत जी, आप सुनते तो हो नहीं सरकार। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो है ना, जो एडवर्टाइजमेंट का जी, जो सलामत जी ने कहा, जी बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है जी और उसके लीडर के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है। जी सलामत जी को मैं बता दूं, जी जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे जी तो 1952 से लेकर जब तक बने नहीं थे जी तब तक एक नारा ही गूंजता था, अटल बिहारी वाजपेयी। अब की बारी अटल बिहारी, अटल बिहारी। जी अब जब मोदी जी हमारे नेता बने हैं तो हमने नारा दिया है, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए नेतृत्व सर, तो सर, प्रधान इस प्रशांत जी, एक चीज आप लोग मैं सलामत मेरी जी, वक्त की मेरा पाबंदी है मेरे बात पास में, मेरी वक्त की पाबंदी, आप पूरा करें अपनी बात। प्रधानमंत्री एक ही बनता है, जी। लीडर एक ही होता है, जी। उसके सहायक होते हैं, जी। एक टीम वर्क होती है। हमारा एक केडर बेस्ड पार्टी है जी। जिसके सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं। जी शर्मा जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी, कि जी, यदि चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाती है और 200 सीट लेकर आती है, इसके बाद क्या 300 प्लस, 300 प्लस, चलिए मैं 200 सीट ये मैं मान लिख लेता लो, हूं कि हम 200 वापस यदि 16 आती मई भी के है तो बाद बाकी में 72 16 मई को मैं आपको बुलाऊंगा। जी शर्मा जी, शर्मा जी, ये अमरनाथ जानना शर्मा जी, चाहूंगा, मैं ये 16 मई जानना को चाहूंगा, आपको स्पेशली आज ही दावत दे रहा 200 हूँ। सीट यदि आती है तो बाकी के 72 सीट कैसे लाएंगी बीजेपी? देखिए, क्योंकि यदि बात की जाए तो सभी तो आपके विरोध में खड़े हैं। देखिए एनडीए को 300 प्लस सीटें मिलने जा रही है। 300 प्लस यानी मैंडेट के साथ अगर आ रही है तो फिर चमत्कार है। आप लिख लो, तो फिर चमत्कार ही होगा अगर मैंडेट के साथ चमत्कार आती क्यों है होगा? तो। आप जी। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर एक्सेप्ट यानी आप ऐसी बात कह रहे हैं सर, 272 मैंडेट की बात कर रहे हैं, 300 सीट का आप बात कर रहे हैं यहाँ पे भरी सर। दोपहर में सूरज भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। चलिए आज तक मुझे बताइए, इतने सारे आंदोलन चलिए सर, हो मेरे गए। पास में वक्त की पाबंदी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन यहाँ पे मुझे शो को रोकना पड़ रहा है और इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले हम अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं। अमरनाथ शर्मा जी आपका शुक्रिया और सलामत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शो में आपने अपनी बातों को यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से रखा है। लेकिन फिलहाल बड़बोले बाबा पर क्या काबू पाया जाएगा आने वाले दिनों में? क्या बाबा की जुबान चुप रहेगी या इसी तरह आग उगलेगी? हर एक तस्वीर से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा।